थे। जोई ड्राइवर के केबिन की तरफ जाती है और देखकर डर जाती है कि वहाँ कोई नहीं है और तभी लोहे के रगड़ने की एक बहुत तेज आवाज आती है और उनका डिब्बा बाकी ट्रेन से कटकर अलग हो जाता है। वो डिब्बा दूसरी पटरी पर तेजी से भागने लगता है। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की रेचल इमरजेंसी ब्रेक खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो बस एक प्लास्टिक का खिलौना था। आखिरकार वो डिब्बा एक पुराने और बंद पड़े स्टेशन के आखिर में जाकर जोर से टकराता है और रुक जाता है। इतनी तेज टक्कर से अंदर बैठे सभी लोग इधर उधर गिर पड़ते हैं। अब सब लोग हवा से पैक उस सबवे डिब्बे में फंस चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं। छोटे बालों वाला लड़का नेथन इमरजेंसी कॉल का बटन दबाता है, लेकिन सामने से किसी रेस्क्यू टीम की आवाज नहीं आती, बल्कि एक रोबोटिक सी कंप्यूटर की आवाज सुनाई देती है। बेन तुरंत समझ जाता है कि मिनोस ने उन्हें ढूंढ लिया है और जैसे ही मिनोस का नाम बेन के मुंह से निकलता है, डिब्बे में मौजूद बाकी 4 लोगों का रिएक्शन एक बहुत ही डरावनी सच्चाई को सच साबित कर देता है। उनके चेहरों पर भी वही खौफ और हैरानी साफ दिख रही थी। असल में इस डिब्बे में मौजूद कोई भी इंसान कोई आम पैसेंजर नहीं था। वो दुनिया भर के अलग अलग एस्केप रूम गेम्स में बचे हुए अकेले सर्वाइवर्स थे। मिनोस ने इन सभी तथाकथित चैंपियंस को एक साथ इकट्ठा किया था ताकि वो एक बहुत ही भयानक गेम खेल सके। तभी डिब्बे के बाहर बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है। डिब्बे की छत से मशरूम जैसी बहुत सारी मशीनें बाहर आती है, जिनमें से नीले रंग की बिजली की चिंगारियां साफ देखी जा सकती थी। वो पूरा डिब्बा एक बहुत बड़े टेस्ला कॉइल में बदल रहा था। वोल्टेज लगातार बढ़ रहा था। कोई भी लोहे की चीज अब जानलेवा बन चुकी थी। जोई की घड़ी में भी अचानक करंट दौड़ जाता है। अब गेम के नियम साफ होने लगे थे। अनाउंसमेंट में जिस अजीब से पैकेट की बात की गई थी, उसे दाढ़ी वाले आदमी ने एक सीट के नीचे ढूंढ लिया। उस पैकेट में से कुछ तौलिए और दरवाजे का एक हैंडल निकलता है। दूसरी तरफ एना को डिब्बे के बीचों बीच फर्श पर एक लॉक किया हुआ इमरजेंसी दरवाजा मिलता है। नेथन को अनाउंसमेंट की बात याद आती है, जिसमें कहा गया था कि वो अजीब पैकेट रेलवे के कर्मचारी को दिया जाना चाहिए और कर्मचारी तो ड्राइवर के केबिन में ही बैठते हैं। वो दरवाजे का हैंडल उठाता है, लेकिन उसे जबरदस्त करंट लगता है और वो चीख पड़ता है। वो समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी बेल्ट उतारता है और लेदर की मदद से बिना करंट लगे ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खोल लेता है। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, बस पुराने जमाने वाली एक कॉइन मशीन थी जिस पर 9 नंबर लिखा था। इसका मतलब था कि बाहर निकलने का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें ऐसे 9 सिक्के ढूंढने होंगे। जोई का ध्यान डिब्बे में लगे विज्ञापनों पर जाता है, जिनमें से कई स्पेलिंग के कुछ अक्षर गायब थे और डिब्बे की छत पर भी लोहे के कुछ हैंडल लटक रहे थे जिन पर अंग्रेजी के वो अक्षर लिखे थे। वो समझ जाती है कि विज्ञापनों में जो अक्षर गायब है उन्हें ढूंढकर छत से वही वाला हैंडल नीचे खींचना है तो उन्हें एक सिक्का मिल जाएगा। लेकिन सभी हैंडल में करंट दौड़ रहा था। किस्मत से जो पैकेट पहले मिला था उसमें रखे तौलियों के अंदर रबर लगा हुआ था, जिससे करंट नहीं लगता। अब सब लोग मिलकर काम करते हैं और गायब हुए अक्षरों का पता लगाते हैं। फिर वो रबर के तौलिए को हाथ में लपेटकर पूरी ताकत से उस हैंडल को खींचते हैं। हर बार सही हैंडल खींचने पर एक सिक्का गिरता है और मशीन का नंबर एक कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सिक्के मिल रहे थे, डिब्बे के अंदर का वोल्टेज और भी तेज होता जा रहा था और बिजली की चिंगारियां और भी खतरनाक होती जा रही थी। उन्हें कहीं से भी आ रही बिजली से बचने के लिए फर्श पर रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। जब बस आखिरी 3 सिक्के ही बचे थे, तभी नेथन को सबवे के नक्शे में एक सुराग मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, एक तेज बिजली का झटका उसे दूर फेंक देता है। वो अपने बचाव में लोहे के डंडे को पकड़ लेता है, जिससे उसके पूरे शरीर में जबरदस्त करंट दौड़ जाता है। सूट पहने हुए रेचल तुरंत फुर्ती दिखाती है और एक रबर से उसे दूर धकेलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेथन इस चैंपियंस लीग का पहला शिकार बन जाता है। नक्शा भी जलकर राख हो जाता है और सुराग वही खत्म हो जाता है। ऐसे नाजुक मौके पर जोई स्क्रीन पर जल रहे अक्षरों को देखती है और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो समझ जाती है कि आखिरी के 3 गायब अक्षर कौन से हैं। पलक झपकते ही बेन आखिरी के 2 सिक्के निकाल लेता है और आखिरी मौठा जोई को दे देता है। आखिरकार जैसे ही बेन आखिरी सिक्का मशीन में डालता है, फर्श पर मौजूद इमरजेंसी दरवाजा खुल जाता है। बचे हुए सभी लोग एक एक करके उसके अंदर कूद जाते हैं और फिलहाल के लिए उस जानलेवा जगह से बच निकलते हैं। लेकिन उन्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। सुरंग के आखिर में एक लिफ्ट थी जो उन्हें और भी गहरे एस्केप रूम में ले जाती है। ये एक बहुत ही शानदार अंडरग्राउंड बैंक का वॉल था। उस वॉल के आखिर में एक बहुत ही भारी भरकम तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर निकलने का यही इकलौता रास्ता था, लेकिन सभी को पता था कि बाहर निकलने का यह रास्ता जितना आसान दिख रहा है, ये पक्का किसी जानलेवा जाल से भरा होगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही एना गलती से एक कदम आगे बढ़ाकर फर्श की एक टाइल पर पैर रखती है, पूरा हॉल अचानक से हरे रंग की लेजर लाइट के एक बड़े से जाल से घिर जाता है। उसकी पीठ लेजर से हल्की सी टच हो जाती है और तुरंत उसकी चमड़ी जलने की आवाज आती है। बाकी लोगों की मदद से वो किसी तरह बाल बाल बचकर वापस पीछे आ पाती है और उसी समय बाहर निकलने वाला तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। अनाउंसमेंट होती है कि उनके पास बस 10 मिनट का समय है। उन्हें मौत के इस जाल में से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। उस पादरी को काउंटर पर रखे लॉलीपॉप के जार में एक चाबी मिलती है। जोई को लगता है कि ये चाबी दोनों तरफ रखे हुए लॉकर को खोलने के काम आएगी। वो काउंटर के नीचे वाली सेफ जगह से होते हुए उन लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगती है और उसी वक्त पादरी को एक मशीन मिलती है। ये बात सुनकर बेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो एक लॉकर में ऐसा बॉक्स ढूंढ निकालता है जिस पर कोई नंबर नहीं था, बल्कि सिर्फ सोनिया नाम लिखा था। उसे खोलने पर अंदर से बहुत सारे नुकीले हीरे गिरते हैं। जोई की उंगली गलती से उनमें कट जाती है और खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ एना को भी एक ऐसा ही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर 2 खाली नोट रखे थे। खाली नोट, नुकीले हीरे, कटी हुई उंगली और मरने वाले लोगों का मुआवजा। बेन तुरंत सारी बातों को जोड़कर समझ जाता है। इस मुआवजे को ब्लड मनी भी कहा जाता है। वो जोई से उन खाली नोटों पर अपना खून लगाने को कहता है और सच में ऐसा करते ही उस पर 4 नंबरों का एक पासवर्ड छप जाता है। पादरी जैसे ही वो पासवर्ड डालता है, दीवार पर लगी 3 इंटरनेशनल घड़ियां घूमने लगती है। वो न्यूयॉर्क के टाइम और लंदन के टाइम और शिकागो के टाइम पर
आकर रुक जाती है। मशीन से एक पर्ची बाहर आती है जिस पर लिखा था कि घंटों के हिसाब से रास्ता बनाएं और मिनटों को अपने कदम समझे। जोई को पहले बैंक का जो नक्शा मिला था उसके स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़कर वो लोग गेम का नियम समझ जाते हैं। घंटे की सुई का मतलब था दिशा, यानी 12 बजे का मतलब सामने जाना और 3 बजे का मतलब दाएं मुड़ना और मिनट की सुई का मतलब था कितने कदम चलना है। वो पादरी खुद आगे जाने का फैसला करता है और अपने हाथ में कुछ लॉलीपॉप ले लेता है ताकि वो निशानी छोड़ता जाए। वो सही दिशा और सही कदमों के हिसाब से पहला रास्ता सुरक्षित पार कर लेता है। लेकिन जब वो दूसरे रास्ते के आखिर में पहुंचता है तो एक और नया ट्रैप एक्टिव हो जाता है। एक लॉकर खुलता है जिसके लिए 3 नंबर का पासवर्ड चाहिए था और उसी वक्त उसके पैरों के नीचे की टाइल पर एक नया हिंट लिखा आता है, पैसा दुनिया को घुमाता है, इसे रुकने मत दो। समय तेजी से बीत रहा था, आगे का रास्ता किसी को नहीं पता था और नए पासवर्ड का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस भारी प्रेशर में आकर वो पादरी एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठता है। उसे लगता है कि इसे रुकने मत दो का मतलब है कि उसे बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए वो बाकी लोगों की बात अनसुनी करके बिना सोचे समझे एक कदम और आगे बढ़ा देता है और इसका अंजाम वही हुआ जिसका डर था। लेजर तुरंत चालू हो जाती है और उसे जोर का झटका लगता है, उसका सिर फर्श पर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी इस बेवकूफी ने सबकी जान खतरे में डाल दी थी। सभी लोग मिलकर उसे सुरक्षित जगह पर खींच लेते हैं। तभी एना को अचानक समझ आता है कि इसे रुकने मत दो और घुमाते रहो का मतलब उस लॉकर में लगे पासवर्ड वाले लॉक को घुमाना हो सकता है। वो लगातार उस लॉक को घुमाती रहती है और सच में एक खट की आवाज के साथ अंदर से एक लोहे की बोतल गिरती है। उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का नक्शा था। जब उस प्लास्टिक को बैंक के नक्शे के ऊपर रखा जाता है तो आगे का सुरक्षित रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। जोई सबको रास्ता बताने का जिम्मा लेती है और बाकी लोग उस बेहोश पादरी को लेकर तेजी से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जब सब लोग सुरक्षित वहां पहुंच जाते हैं तब जोई काउंटर से चलना शुरू करती है, लेकिन तभी 10 मिनट का समय पूरा हो जाता है। पूरे हॉल में लेजर लाइट का जाल पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जोई उन खतरनाक लेजर बीम के बीच से अपनी जान बचाकर भागती है और आखिरकार तिजोरी का दरवाजा बंद होने के बिल्कुल आखिरी सेकंड में वो छलांग लगा देती है और बाल बाल बच जाती है। जब वो लोग सुरंग से बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देखकर सब के सब हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और धूप वाला एक नकली समंदर का किनारा था। वहाँ समंदर की लहरों की एकदम असली जैसी आवाज आ रही थी और हल्की हल्की रोशनी भी थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा जानलेवा टतरा छिपा था। एना को रेलिंग के पास एक पुराने जमाने का पोलरॉइड कैमरा मिलता है। वो गलती से उससे एक फोटो क्लिक कर देती है। जैसे ही कैमरे की फ्लैश जलती है उस पूरे कमरे की रोशनी अचानक दिन से शाम में बदल जाती है। उस फोटो के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें किसी जहाज के एंकर यानी लंगर के बारे में बताया गया था। जोई लकड़ी के बने एक घर की खिड़की से अंदर एक लॉक किया हुआ फ्रिज देखती है। उसे लगता है कि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वहीं रेचल ने देखा कि लकड़ी के केबिन के दरवाजे पर एक एंकर के आकार का खांचा था। साफ था कि केबिन खोलने के लिए एंकर ढूंढना जरूरी था। जल्द ही उन्हें रेत पर पड़ी चीजों के बीच एक मेटल डिटेक्टर के पुर्जे मिल गए। इसे जोड़कर जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो रास्ते में उन्हें 2 अजीबोगरीब पुतले दिखे। एक माँ का पुतला था जिसकी आंखों पर सीपिया ढकी थी और एक बेटी का पुतला जो घुटनों के बल आसमान की तरफ देखकर मानो कुछ मांग रही थी। जोई ने पास पड़ी एक बीच टॉवल को हटाया तो उसे मदद का इशारा दिखा। उसने समझदारी से इस बात को याद रखा। डिटेक्टर की मदद से उन्हें जल्दी ही रेत के नीचे एंकर मिल गया, लेकिन जब उन्होंने उसे जोर से खींचा तो लगा जैसे एंकर किसी चीज में फंसा हुआ है। अचानक रस्सी टूट गई और एस्केप रूम में मशीनों के चालू होने की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने एक जाल चालू कर दिया था। ये पूरा बीच अब जानलेवा दलदल बन गया था। रेत पानी की तरह बहने लगी और सब कुछ निगलने लगी। एंकर पकड़ने के चक्कर में बेन पूरा का पूरा रेत में धंस गया, पर शुक्र है कि बाकी लोगों ने उसे समय रहते खींच लिया। लेकिन दलदल के बीचों बीच फंसी रेचल इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसका आधा शरीर तेजी से धंसने लगा। एना हालांकि एक लाइफ रिंग ले आई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेचल बस डूबने ही वाली थी कि तभी अभी अभी होश में आए पादरी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और किसी की परवाह किए बिना दलदल में कूद गया ताकि रेचल को बचा सके। किनारे खड़े तीनों लोगों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। थोड़ी ही देर में रेचल का सिर बाहर आ गया और उसे बचा लिया गया, लेकिन जैसे ही पादरी ने ऊपर आने की कोशिश की रस्सी फिर से टूट गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी जान देकर अपने साथी की जान बचा ली थी। दुख मनाने का वक्त नहीं था। उन्होंने एंकर से केबिन खोला। जोई के अंदाजे के मुताबिक फ्रिज ही बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन उसमें पावर नहीं थी और दरवाजा नहीं खुल रहा था। जमीन पर सिर्फ तार थे, प्लग नहीं। तभी जोई का ध्यान कमरे में रखे लाइट हाउस के मॉडल पर गया जिस पर एक स्विच था। उसने जैसे ही स्विच दबाया पूरे केबिन में लाइट आ गई, लेकिन इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि केबिन तेजी से डूबने लगा। साथ ही बाहर लाइट हाउस की लाइट भी चालू हो गई और उसकी दीवार से चढ़ने के लिए सीढ़ियां बाहर आ गई। जोई को लगा कि ऊपर जरूर कोई सुराग होगा। वो बिना खतरे की परवाह किए लाइट हाउस पर चढ़ गई। वहां रखी दूरबीन से उसने एक बोतल देखी जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें समंदर पार नहीं करा सकती। ये पढ़कर बेन को तुरंत उस माँ के पुतले की याद आई जिसकी आंखों पर सीपिया थी। उसने दलदल में डूबने का खतरा मोल लिया और डूबते हुए पुतले के पास जाकर उसकी सीपिया हटाई। जैसा सोचा था उसके अंदर पावर प्लग मिल गया। फ्रिज का दरवाजा खुल गया जो कि बचने का रास्ता था, लेकिन उसी वक्त लाइट हाउस पर चढ़ी जोई को एक और रास्ता मिल गया। लाइट हाउस की दीवार पर उसने चांद के आकार की सजावट को हटाया तो उसके पीछे भी एक रास्ता था। 2 रास्ते थे, एक बिल्कुल सामने और एक छिपा हुआ। अब उन्हें फिर से एक फैसला लेना था। एना को लगा कि उन्हें गेम के हिसाब से फ्रिज वाले रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन जोई को यकीन था कि मिनोस उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। लाइट हाउस वाला ये छिपा हुआ रास्ता ही शायद इस गेम से बाहर निकलने का असली जरिया हो। दोनों की राय अलग थी। केबिन को पूरी तरह डूबता देख एना ने बिना सोचे फ्रिज के अंदर छलांग लगा दी। वही रेचल और बेन ने जोई की बात मानी और लाइट हाउस पर चढ़ने लगे। रेचल पहले ऊपर पहुंच गई, लेकिन जब बेन की बारी आई तो एक हादसा हो गया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस जिंदा जाना चाहता हूँ। दूर हटो, दूर हटो। जोई जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी। उसने अपने इकलौते साथी को जो शुरू से उसके साथ था अपनी आंखों के सामने इस तरह गायब होते देखा। गहरा दुख और खुद
खुद को कोसने का एहसास उसे अंदर से तोड़ गया। अगर उसने सच जानने की जिद न की होती तो बेन कभी यहाँ नहीं आता और ना ही मरता। रेचल के समझाने पर बुरी तरह टूट चुकी जोई आगे बढ़ी। दोनों लाइट हाउस के रास्ते से होते हुए एक गटर के ढक्कन से बाहर निकले। उन्होंने चलती फिरती सड़क देखी, सायरन की आवाज सुनी और एक पल के लिए लगा कि वे सच में बच गए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फ्रिज वाले रास्ते से गई एना भी उसी सड़क पर है तो उनकी उम्मीदें टूट गई। आसपास की हर चीज, गाड़ियां और इमारतें सब सिर्फ हाई क्वालिटी वीडियो थे। दोनों रास्ते एक ही नए एस्केप रूम में खुलते थे। इस कमरे का डिजाइन पूरी गेम में सबसे ज्यादा डरावना था। टाइमर खत्म होते ही पूरी सड़क पर जानलेवा एसिड की बारिश होने वाली थी। उन्हें थोड़े से समय में एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। बाहर निकलने का रास्ता एक स्टोर लग रहा था, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। उन्होंने ऊपर बादल के आकार का एक नियॉन साइन देखा। एना को लगा कि चाबी वही होगी। वो खतरा मोल लेकर छत पर चढ़ी और उसे सच में एक चाबी मिल गई। पर जब उन्होंने स्टोर का शटर खोला तो देखा कि अंदर एक और लॉक किया हुआ शीशे का दरवाजा था। टाइमर 0 हो गया और एसिड की बारिश शुरू हो गई। किस्मत से स्टोर के छज्जे ने उन्हें कुछ देर के लिए बचा लिया, लेकिन छिटक कर आ रहा एसिड फिर भी उनकी त्वचा को जला रहा था। बारिश का एक दौर खत्म होने के बाद टाइमर फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार समय और भी कम था। स्टोर के अंदर टीवी अचानक चालू हुआ। न्यूज में बारिश का पानी जमा करने का हिंट दिया गया था। तभी गली के कोने पर एक फोन बूथ की घंटी बजने लगी, लेकिन फोन बूथ को भी जंजीर से लॉक किया गया था। जोई समझ गई कि उन्हें जंजीर को गलाने के लिए एसिड इकट्ठा करना होगा। उन्हें एक कोने में केचप की एक बोतल मिली। ये बोतल ऐसे प्लास्टिक की थी जिस पर एसिड का असर नहीं होता। उन्होंने बोतल को सड़क के बीच में रखा और खुद छाते के नीचे छिप गए। एसिड इकट्ठा करने के बाद वे तुरंत फोन बूथ की तरफ भागे और एसिड से जंजीर तोड़ दी। फोन उठाने पर दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। जोई ने फोन बूथ के विज्ञापन में एक सुराग देखा और समझ गई कि असली रास्ता टैक्सी के अंदर है। तभी एसिड की बारिश फिर से शुरू हो गई और छोटे से फोन बूथ में सिर्फ 2 लोग ही आ सकते थे। इस मुश्किल घड़ी में रेचल को फोन बूथ में एक छाता मिला। उसने जोई को छाता दे दिया ताकि वो बाहर किसी तरह बच सके। ये छाता एसिड से बहुत जल्दी गलने वाला था। आखिरी मौके पर जोई का ध्यान एक विज्ञापन बोर्ड पर गया जहां 3 हीरे और 3 घंटी लिखा था। वो तुरंत समझ गई। उसने बूथ के अंदर दोनों को बताया कि फोन की घंटी 3 बार बजने के बाद ही उठाना। ऐसा करने पर टैक्सी का दरवाजा सच में खुल गया। जोई जल्दी से उसके अंदर घुस गई, लेकिन जब बारिश रुकी और रेचल व एना गाड़ी में बैठने गए तो दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। इससे भी डरावनी बात यह थी कि फोन बूथ का दरवाजा भी लॉक हो गया था। अगली एसिड बारिश का टाइमर अब कुछ ही सेकंड का बचा था। जोई कार के अंदर से पागलों की तरह शीशा पीटने लगी, लेकिन शीशा बहुत मजबूत था। वो बेबस होकर बस बाहर खड़ी दोनों लड़कियों को चीखते हुए और एसिड की बारिश में जिंदा गलते हुए देखती रही। ये सीन बिना शक पूरी फिल्म का सबसे खौफनाक और दर्दनाक मौत का सीन था। अचानक जोई को लगा कि उसकी सीट हट गई है और वो नीचे गिर गई। उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जो डिजाइनों और प्रॉप्स के मॉडल से भरा हुआ था। सामने शीशे के कमरे में कैद एक और लड़की थी जिसने अपना नाम क्लेयर बताया। क्लेयर ने कहा कि उसी ने जाल का इस्तेमाल करके जोई को बचाया है। ये लड़की ही मिनोज की गेम डिजाइनर थी। जोई के गुस्से को देखकर क्लेयर रोते हुए बताने लगी कि असली शिकार तो वो खुद है। उसका पिता हेनरी ही मिनोज के पीछे का मास्टरमाइंड है। पिता ने उसके टैलेंट को देखा और उसे यहाँ कैद कर लिया। वो उसे मजबूर करके ये खौफनाक एस्केप रूम बनवाता है ताकि पागल अमीर लोगों का मनोरंजन कर सके और खूब पैसा कमा सके। जोई का भरोसा जीतने के लिए क्लेयर ने एक चौंकाने वाला सच बताया। बेन मरा नहीं था। उसने दलदल वाले कमरे में एक छिपा हुआ रास्ता बनाया था जिससे उसने बेन को चुपचाप बचा लिया। उसने कैमरे चालू किए ताकि जोई खुद बेन को जिंदा देख सके, लेकिन तभी कैमरे में 2 काले कपड़े पहने लोग दिखे। उन्होंने बेन को पकड़ लिया और जबरदस्ती ले जाकर आखिरी चुनौती वाले कमरे में फेंक दिया। ये एक सौना रूम था जिसका तापमान लगातार बढ़ रहा था। बेन की जान को खतरे में देख क्लेयर ने जोई से उसे इस कमरे से बाहर निकालने की मदद मांगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे भागने से रोकने के लिए कमरे के बाहर ही बाहर निकलने का सुराग छोड़ा था। इसे सिर्फ जोई ही देखकर सुलझा सकती थी। अगर क्लेयर बाहर आ गई तो वो सिस्टम से बेन को बचा लेगी। अपने दोस्त के जिंदा होने की उम्मीद देखकर जोई ने कुछ देर के लिए उस पर भरोसा किया। वो क्लेयर के पीछे की पहेली सुलझाने लगी। क्लेयर के पिता ने एक हिंट छोड़ा था, वो अकेले इसे कभी नहीं सुलझा सकती। इसका मतलब था कि पहेली सुलझाने की चाबी जोई के नजरिए में थी। जोई ने देखने का एंगल बदला तो उसे पैटर्न के पीछे छिपे हुए कुछ और पैटर्न दिखे। इन सबने मिलकर एक ग्रीक अक्षर बनाया। इस निशान को देखकर क्लेयर ने शीशे पर सही पासवर्ड लिख दिया। शीशे का दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे क्लेयर का पिता हेनरी वहां आ गया। उसने क्लेयर पर बंदूक तान दी और वापस जाने को कहा। तभी क्लेयर के एक वफादार आदमी ने हेनरी को गोली मारकर घायल कर दिया। मौके का फायदा उठाकर क्लेयर ने अपने ही पिता को उस कमरे में कैद कर दिया। फिर वे कंट्रोल रूम में आए। क्लेयर ने कंप्यूटर सिस्टम से सोना रूम को बंद कर दिया और गर्मी से बेहाल बेन को बचा लिया। जोई और बेन के जाने के बाद क्लेयर वापस पिता के कमरे के पास गई। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत या लाचारी नहीं थी, बल्कि सिर्फ नफरत और पागलपन था। असल में असली मास्टरमाइंड जो इंसानी जानों से खेलती है और मौत का खेल डिजाइन करने का मजा लेती है, वो शैतान खुद क्लेयर ही थी। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा तेज दिमाग और बेहद क्रूर स्वभाव की थी। उसकी माँ ने उसके इस पागलपन को पहचान लिया था और उसका इलाज करवाना चाहती थी। इस वजह से क्लेयर को अपनी माँ से नफरत हो गई। उसने खुद वो सोना रूम डिजाइन किया और अपनी माँ को जिंदा भून डाला। उसके पिता हेनरी ने उसे रोका नहीं, बल्कि अपनी बेटी के टैलेंट का इस्तेमाल करके मिनोस नाम का बिजनेस खड़ा किया और उसके डिजाइनों को हकीकत बनाया। लेकिन वो क्लेयर को दबाने और कंट्रोल करने की कोशिश करता था। इससे क्लेयर और भी चिढ़ गई। उसे लगता था कि उसके पिता ने उसका काम चुरा लिया है और उसकी कला पर रोक लगा रहा है। अब उसने ये पूरा खेल रचा था। जोई का इस्तेमाल करके वो बाहर निकली और बहुत चालाकी से अपने पिता को रास्ते से हटा दिया जो उसे रोक सकता था। जैसे ही उसने मशीनें चालू की, हेनरी भी उसी कमरे में तड़पकर मर गया। लेकिन ये खौफनाक एस्केप रूम का खेल अब और भी पागलपन और बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।